Hello students, we are discussing the various methods of sterilization. In microbiology, sterilization is the complete removal or destruction of all kinds of microbes from a particular material which we use in our laboratory, in our hospitals, and in other places such as media and reagents, instruments used in surgical and diagnostic purposes, and it is also employed in food and drug manufacturing units to ensure safety from contaminating microorganisms. और जो कॉमन मेथड्स इंस्टॉलेशन का है वो है हीट ट्रीटमेंट, filtration, radiation, and by the use of chemicals. We will discuss one by one. First, heat treatment. ये सबसे कॉमन मेथड है and it is also widely used for the purpose of sterilization, and it depends upon the temperature and the duration of heating. Dry heat or wet heat both are employed for the purpose of complete sterilization. ड्राई हीट में एक हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सो दैट माइक्रोब्स कंप्लीटली किल हो जाए, ख़त्म हो जाए. एंड द इंस्ट्रूमेंट विच आर कॉमनली यूज्ड include hot air oven, microwave, radiation, flaming, incineration, or burning. Sunlight still plays very important role, particularly in our villages. The raw food materials are dried to such an extent that no microbes can invade them. और ये सबसे ओल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी है, पर्टिकुलरली फूड क्रॉप्स के लिए. ड्राई हीट के द्वारा जो कॉमनली आइटम जो स्टरलाइज करते हैं हम लोग वो हैं जैसे मेटल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल आइटम्स लाइक syringe, some types of clothings, etc. पेपर रैप्ड आइटम्स को स्टरलाइज करते हैं, लेबोरेटरी में ग्लास वेयर्स को हम लोग स्टरलाइज कर रहे हैं, एंड इसमें हॉट एयर ओवन को यूज जनरली हम लोग करते हैं. नाउ द स्टरलाइजेशन बाय वेट हीट. वेट हीट क्या भाई? दिस इज द हीट लेडन विथ वाटर वेपर एंड इट एक्चुअली destroys microorganisms by denaturation of enzymes and स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. इन दोनों को डीनेचुरेशन के कारण इसे माइक्रो ऑर्गन्स के अंदर जो भी एंजाइम या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है उसको डीनेचर करके ये किल कर देता है. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड because pressurized steam is used to kill the microbes. Autoclaving is the commonly used method. इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर या प्रेशर मेंटेन किया जाता है यूजुअली 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स, जो कि एक 15 पाउंड प्रेशर क्रिएट कर देता है. हम अपने यहाँ घरों में भी इसे स्टरलाइज कर सकते हैं बाय वेट हीट बाय यूजिंग प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में भी इस तरह का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 पाउंड प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है. और फॉर जनरल पर्पसेस वी कैन यूज प्रेशर कुकर. एंड इसे भी हम लोग सर्जिकल आइटम्स, लेबोरेटरी वेयर्स और मीडिया को स्टरलाइज करने के पर्पस से यूज़ करते हैं वेट हीट को. वेट हीट जो प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा ऑटोक्लेव मशीन भी आती है इसमें, और जैसा मैंने बताया कि प्रेशर कुकर
इज़ द बेस्ट आइटम जिसे के द्वारा हम लोग यूजुअली अपने घरों में भी और इवन इन लेबोरेटरी we sterilize items which we use in our laboratory. Now the filtration. It is actually the only method that uses force to separate the microbes. फोर्स से माइक्रोब्स को केवल सेपरेट करता है, ये किल नहीं करता, माइक्रोब्स को केवल अलग कर देता है by using a special type of force. And in this case, the objects are passed through a filter with a porosity sufficient to remove the microorganisms. पोर साइज बहुत ही स्मॉल भी होता है, जैसे 0.01 माइक्रोमीटर का भी पोर साइज मिलता है, जो कि आपके बैक्टीरिया एंड वायरसेस को अलग कर सकता है आपके वाटर एंड अदर लिक्विड मटेरियल से. एंड इवन स्मॉलर पोर साइज जिसे हम लोग नैनो फिल्टर्स कहते हैं, वो भी अब अवेलेबल है, which can stop viruses, proteins and some toxins also. And it is a great option for sterilizing heat sensitive liquids, means which cannot be either sterilized using wet heat such as autoclaving or by other methods. And these include materials like vaccines, antibiotics, टॉक्सिन्स, सीरम्स, शुगर एक्सेट्रा को हम लोग चाहें तो फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर वेरी मच हीट सेंसिटिव. एंड कुछ फीचर्स होते हैं जो कि एक आइडियल फिल्टर में होना चाहिए, सच एज एक आइडियल फिल्टर जो होना चाहिए, इट शुड एफिशिएंटली रिमूव द पार्टिकल्स अबव द स्लेटेड साइज. जिस साइज का फिल्टर है वो उससे बड़े पार्टिकल को आसानी से रिमूव कर सके. मेंटेनिंग हाई फ्लो रेट, फ्लो रेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, हाई फ्लो रेट मेंटेन होना चाहिए. ये नहीं कि आप फिल्टर कर रहे हैं और फ्लो रेट बहुत कम रहेगा तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. रेसिस्टेंट टू क्लॉगिंग, यस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो आइटम आप यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए वो खुद स्टरलाइज होना चाहिए, स्टीम स्टरलाइबल होना चाहिए. गुड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो ऑफकोर्स होना चाहिए उसके अंदर. नॉन पायरोजेनिक होना चाहिए एंड बायोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन आइडियल फिल्टर. फिल्टर्स भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं डेप्थ फिल्टर and another one is membrane filter. Depth filter actually captures contaminants throughout the depth of filter. पूरे डेप्थ में वो कैप्चर करता है जो भी कंटामिनेंट्स उसमें रहेगा, rather than just on the surface. जबकि मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, actually traps the contaminants larger than the pore size on the surface only. तो ये डिफरेंस है डेप्थ फिल्टर में और मेम्ब्रेन फिल्टर में. डेप्थ फिल्टर पूरे डेप्थ पर वो कंटामिनेंट्स को कैप्चर करता है, जबकि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो सरफेस पर कंटामिनेंट्स को कैप्चर करता है और अलग कर देता है. डेप्थ फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ sintered glass, compressed fibers, ceramic materials, whereas membrane filters are derived from cast materials, stressed polymers and irradiated plastics. membrane filter को हम लोग स्क्रीन फिल्टर भी कहते हैं. You can see it here. Now the radiation, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, एंड पिछले कुछ सालों में ये इसे काफ़ी यूज़ किया जा रहा है फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पसेस. एंड इट इज़ मेनली यूज्ड
in medicine and healthcare related fields. फॉर एग्जाम्पल एलोग्राफ्ट प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो होती है उसमें भी यूज़ करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस जो पैक होकर आता है उसे रेडिएशन के द्वारा यूजुअली स्टरलाइज कर दिया जाता है। एंड द रेडिएशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी ये आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है। यू कैन सी इट हियर। आयनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेज, एक्स रेज को यूटिलाइज किया जाता है। गामा रेज जैसे ओरिजिनेट होता है कोबाल्ट 60 से, या फिर टू ए लेसर एक्सटेंट सीसियम 137 से ऑब्टेन किया जाता है। एंड बोथ दीज rays have short wavelength and high energy as well as high penetrating power. So gamma rays particularly in most of the cases are utilized and it covers nearly 41% of the total sterilization market. समझ सकते हैं कि गामा रे का यूटिलाइजेशन का यूज़ कितना अधिक किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स कोबाल्ट 60 से यूजुअली ऑप्टेन किया जाता है और टू लेसर एक्सटेंट सीसियम 137 से भी इसे लिया जाता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ जनरली होम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ऑफिस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, हॉस्पिटल्स और जो इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ है उन सबों को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये जो यूवी लाइट होता है इट एक्चुअली इनएक्टिवेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग न्यूक्लिक एसिड एंड डिस्टर्बिंग देयर डीएनए। तो इस तरह से बोथ द आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टराइजेशन एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। जैसा कि मैंने बताया गामा रे का यूटिलाइजेशन आज के दिनों में बहुत अधिक होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव भी रेडिएशन में आता है, बट चूँकि इसका लॉन्ग वेवलेंथ के ये रेज होती है इसलिए इसको जनरली यूज़ नहीं कर सकता है किया जाता है बिकॉज दे हैव वेरी लो लेवल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एंड इस चूँकि ये रेडिएशंस में आता है इसलिए इसको मेंशन किया गया है, बट इसका यूटिलाइजेशन नहीं के बराबर होता है बिकॉज दे हैव वेरी लो रेडिएंट एनर्जी एंड वेरी लो penetration power. Now the subatomic particles जिसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हम लोग कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है बिकॉज व्हेन एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई स्पीड दे हैव वेरी हाई एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इलेक्ट्रॉन्स बीम स्टरलाइजेशन, लेकिन ये जो होता है ये बहुत लिमिटेड इसका एप्लीकेशन होता है बिकॉज इट हैज़ लोअर पेनिट्रेशन दैन गामा रेज एंड therefore used for lower density और स्मॉलर प्रोडक्ट। छोटे पैकेट्स को जनरली स्टरलाइज करने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका भी यूटिलाइजेशन बहुत अधिक होता है जहाँ पर स्मॉलर पैकेट्स है, जहाँ पर पैक्ड मटेरियल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन।
रेडिएशन बेस्ड डिस्टिलेशन एक्चुअली हैज सेवरल एडवांटेजेस, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे हीट ट्रीटमेंट है या दूसरा मेथड जो उससे बहुत सारा एडवांटेजेस है, बिकॉज इट कैन स्टरलाइज द प्रोडक्ट्स इन पैकेजिंग। पैक्ड मटेरियल को आप स्टरलाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से पैक कर दीजिए एंड रेडी टू सप्लाई जो मटेरियल है उसे आप स्टरलाइजेशन बाय द यूज ऑफ रेडिएशन किया जा सकता है, particularly ionizing radiation and that too of gamma rays and even सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन बीम का यूटिलाइजेशन बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन बीम के साथ एडवांटेज क्या है, ये बहुत टाइम एफिशिएंट होता है एंड कुछ सेकंड्स में और इवन मिनट्स में ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसलिए जहाँ पर स्मॉल पैकेजिंग है, जहाँ पर स्मॉल पैकेट्स तैयार किया हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नाउ द केमिकल स्टरलाइजेशन, actually it is used for devices that would be sensitive to high heat, which is used in steam installation and for devices that may be damaged by radiation. So जो हीट सेंसिटिव डिवाइस है या रेडिएशन के द्वारा जो चीज़ डैमेज हो सकता है, जैसे रबर प्लास्टिक को डैमेज हो सकता है, उसे केमिकल स्टरलाइजेशन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। एंड केमिकल्स स्टरलाइजेबल आइटम्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इन आवर लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जो जिस आइटम को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं उसे हम लोग केमिकल स्टरलाइजेशन के द्वारा भी स्टरलाइज करते हैं। इसमें जो केमिकल्स बहुत तरह का होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो सही केमिकल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है और डिफरेंट मटेरियल्स। कॉमन केमिकल्स जो यूज़ किया जाता है उसमें इथिलीन ऑक्साइड है, अल्डिहाइड्स है, अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, हैलोजेंस है, पैरासिटिक एसिड है, हेवी मेटल्स है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है एंड बीपीएल जिसे कहते हैं बीटा प्रोपायोलैक्टोन। तो बीटा प्रोपायोलैक्टोन भी बहुत अधिक यूटिलाइज किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड बहुत कॉमनली यूज्ड केमिकल है एंड इट एक्ट्स बाय इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिम्स। ये माइक्रोऑर्गेनिम्स के प्रोटीन्स पर अटैक करता है, डीएनए पर एंड आरएनए पर अटैक करता है और उसे ख़त्म करता है। एंड इट हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेशन रेट। और इसलिए जो कस्टम टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में या लेबोरेटरी में यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ करते हैं हम लोग इथिलीन ऑक्साइड के द्वारा उसको स्टरलाइज किया जा सकता है। अल्डिहाइड, पर्टिकुलरली फॉर्मल्डिहाइड या 40% फॉर्मलिन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है फॉर सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और रूम को फ्यूमिगेट करने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। Yes, alcohol is also commonly used for the purpose of sterilization. 70% aqueous alcohol is actually more effective and it dehydrates cells, disrupt membrane and cause coagulation of proteins. तो इस तरह से यह माइक्रोब्स को कंट्रोल करता है। आज के दिनों में कोविड में जनरली लोग कहते हैं कि जो आप यूज़ कीजिए वो अल्कोहल से ज़्यादा सेफ होता है, अल्कोहल से किल होता है, वायरस किल किया जा सकता है। उसमें भी 70% अल्कोहल को यूज़ किया जाता है एंड बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव। नाउ द फिनोलिक कंपाउंड सच एज टेसल, लाइसल, हेक्साक्लोरोफीन, क्लोरीन हेक्सिडीन, क्लोरोक्सलिनॉल जिसे डिटॉल हम लोग यूज़ होता है, डिटॉल में रहता है ये, आर कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स। तो फिनोलिक कंपाउंड्स का भी पर्टिकुलरली हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड हेलोजेंस लाइक क्लोरीन एंड आयोडीन
आर द पॉपुलर माइक्रोसाइडल्स। क्लोरीन का यूज़ भी घरों में भी होता है। आयोडीन इज इफेक्टिव, इससे अगर अल्कोहल के साथ, जैसे हम लोग टिंचर वगैरह में यूटिलाइज करते हैं, आयोडीन को अल्कोहल के साथ 2% कंसंट्रेशन बनाकर इसे यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। स्किन डिसइंफेक्टेंट और स्मॉल वुंड्स, जो घाव वगैरह होता है, उसे साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लाइट का लेबोरेटरी में बहुत अधिक यूज़ करते हैं हम लोग एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट, जो कि सीड मटेरियल्स या फ्रूट पार्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, माइक्रोबियल स्टडी करते हैं, फंगल स्टडी करते हैं, उसमें सोडियम हाइपोक्लाइट का यूज़ किया जाता है। पर एसिटिक एसिड is sporicidal at very low concentration and it is also not very much harmful. It is mainly used in food industry where it is applied as cleanser and disinfectant. कुछ हेवी मेटल्स है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ऑर्गेनिक मर्करी सॉल्ट्स। तो इन सबों को यूटिलाइज किया जा सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। कॉपर सॉल्ट्स का बहुत सारे फंजीसाइड्स आता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग ऑफ फंगल स्पोर्स या फंगल माइसीलियम। बट मर्क्यूरी क्लोराइड या इस तरह के जनरली दे आर हाईली टॉक्सिक, सो प्रिकॉशन लेना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है तो ये अफेक्ट कर सकता है बॉडी को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड at 6% concentration can decontaminate instruments, जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसके 6% कंसनट्रेशन को यूटिलाइज किया जाता है, इसके यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिकंटामिनेशन। इसके लोअर कंसनट्रेशन को स्किन डिसइंफेक्शन के रूप में भी यूटिलाइज करता है। नाउ द BPL, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमनली यूटिलाइज्ड। BPL जिसे कि हम लोग कहते हैं बीटा प्रोपायोलैक्टोन, बीटा प्रोपायोलैक्टोन। तो दिस बीटा प्रोपायोलैक्टोन is actually an alkylating agent and acts through alkylation of carboxyl and hydroxyl group, and it is an effective sporicidal agent and has broad spectrum activity। तो इसको भी बहुत अधिक यूज़ किया जाता है आज के दिनों में, दिस BPL। Now finally we should conclude our talk। तो जो भी डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, एंड स्टरलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। इसका अर्थ होता है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, नॉट पार्शियल, कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। और जैसा रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम लोग डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं। कहीं पे हीट का यूटिलाइजेशन होता है, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, वी यूज़ रेडिएशन एंड chemical disinfectants, and all are equally important। अब कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी हैं, जैसे सोप वगैरह भी, डिटर्जेंट भी यूज़ किया जाता है, ये भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ये भी स्टरलाइजेशन के यूज़ करते हैं हम लोग, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड इन्वेलप्ड वायरस। जैसे हम लोग कहते हैं आज के कोविड के ज़माने में कि हाथ को बार बार धोइए, तो ये इन्वेलप्ड वायरस है, ये जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है डिटर्जेंट से, डिस्ट्रक्शन जिसका होता है। एक्चुअली इस तरह का जो भी डिटर्जेंट होता है या सोप जो भी होता है, ये दे एक्ट बाय डिस्टर्बिंग मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन लीकेज ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट्स को लीक करता है, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है,
करता है, जिससे सेल कंस्टिट्यूएंट लीक आउट हो जाता है। तो इस तरह से वेरियस मेथड्स स्टरलाइजेशन को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आवर पर्पसेस, और डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस जगह पर किसका रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर डिफरेंट अलग अलग मेथड्स को यूटिलाइज किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।